नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर होगा और हम करने जा रहे हैं न्यूज काउंटर की शुरुआत। और बात पंजाब की सुपर स्मार्ट पुलिस वालों की, जो कि अपराधियों को पकड़ने में भले ही थोड़ा सा वक्त ले लें, लेकिन प्री वेडिंग शूट में एक्टिंग करने के लिए हमेशा ऑन ड्यूटी रहती है। यह है पंजाब पुलिस की फिल्मी शूटिंग का वीडियो, जरा देख लीजिए। इसका पहला सीन आपको दिखाएंगे और इसे कहते हैं स्मार्ट पुलिसिंग। पंजाब पुलिस अब सिर्फ चोर को नहीं पकड़ती, अब वो ब्लॉकबस्टर प्री वेडिंग वीडियो शूट भी करवाती है। बटाला के आप नेता मानिक मेहता साहब की शादी क्या आई, पुलिस की वर्दी तो जैसे शूटिंग का कॉस्ट्यूम बन गया। देखिए, ये जवान लॉ एंड ऑर्डर संभालने की बजाय नेताजी के लव स्टोरी वाले वीडियो में एक्स्ट्रा कलाकार की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। लगता है पंजाब में क्राइम खत्म हो गया है, तभी तो पुलिस के पास अब कैमरे के सामने पोज देने की फुर्सत ही फुर्सत है। आप दूसरा सीन जरा देखिए, इस सीन को जरा गौर से देखिए। यहां असली सिंघम पुलिस नहीं बल्कि चेयरमैन साहब हैं। नेताजी की गाड़ी आती है और ट्रैफिक पुलिस के नियम कायदे हवा में उड़ जाते हैं। चालान की मशीन धरी की धरी रह गई और पुलिसकर्मी ऐसे पिघल गए जैसे तपती धूप में आइसक्रीम पिघलती हो। आम जनता तो बिना हेलमेट के चालान कट जाता है, लेकिन यहां तो पुलिस खुद नेताजी के रुतबे का विज्ञापन कर रही है। जब पुलिस रील बनाने में बिजी है तो पंजाब की हिफाजत क्या अब राम भरोसे होगी? वर्दी की आन बान शान अब प्री वेडिंग के स्लो मोशन के शॉट्स में कैद होकर रह गई है। वाह रे पंजाब पुलिस। पंजाब में अपराध का हाल क्या है, किस तरह से हमले होते हैं और किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी तो बोलती थी, केजरीवाल बोलते थे कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। अगर आज हालात ये बन गए हैं कि किसी की प्री वेडिंग शूट, जो इनकी पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अगर अपनी शादी की प्री वेडिंग शूट में पुलिस के मुलाजिम, पुलिस के एएसआई, सब इंस्पेक्टर एक शूट में शामिल होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब प्रोवाइड होएगा? और यही कारण है कि पंजाब में आज बॉर्डर स्टेट में इंडो पाक बॉर्डर पे लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅੱਜ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 18 ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। 18 ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, 18 ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਫ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ समय अनुसार जो जो तथ्य सामने आउणगे विभागी पड़ताल च उस अनुसार इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस वीडियो को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सफाई में पंजाब पुलिस एक्शन लेने की बात कर रही है, लेकिन पंजाब पुलिस से बहुत सारे सवाल है जो पूछना बहुत जरूरी है। पुलिस की वर्दी ड्यूटी के लिए है या किसी की प्री वेडिंग शूट के लिए? पुलिस के जवान हैं या प्री वेडिंग शूट वाले एक्टर जो एक्स्ट्रा कलाकार की भूमिका निभाते हैं? गुरदासपुर में हाई अलर्ट है, फिर ये रील बनाने की और उसमें एक्टिंग करने की नौबत क्यों आई है? क्या नेताओं के लिए कानून पूरा पंजाब का सरेंडर हो गया है और जनता की सुरक्षा जरूरी है, या फिर नेताजी की शादी और उसमें पुलिस वालों की यह भूमिका बहुत ज्यादा हैरान करती है? जी चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर की ब्रांडिंग चेंज करते हैं और न्यूज काउंटर में खबर को बदलते हैं। यूपी में पिछले 30 घंटों से इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। खनन के सुल्तान और बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सोनभद्र, कौशांबी, बलिया, लखनऊ सब में कार्रवाई चल रही है। लखनऊ के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। आयकर टीम को करीब 11.5 करोड़ रुपए इन 29 घंटों के रेड में
मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां हैं, सोने और चांदी के कीमती जेवर हैं और इसके साथ साथ 1000 करोड़ रुपयों के टैक्स चोरी के मामले की फाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरे रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। अब बीएसपी के विधायक होते हुए भी उमाशंकर सिंह का सरकार का करीबी माना जाता है। बीएसपी में होते हुए भी उमाशंकर सिंह और उनके करीबियों को सरकारी ठेके मिलते रहे हैं। कल शुरू हुई आईटी रेड आज भी जारी है। लखनऊ में उमाशंकर सिंह के विपुल खंड वाले ऑफिस में अब भी इनकम टैक्स की टीमें मौजूद हैं। बलिया में उनके स्काई होटल प्लांट पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। सोनभद्र और वाराणसी में भी इनकम टैक्स की टीमें इनके ठिकानों पर मौजूद है। विधायक उमाशंकर सिंह, उनके करीबी और बिजनेस पार्टनर मिलाकर कुल 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह से पड़ी थी और अब भी जारी है। आयकर विभाग के अधिकारी, मेंबर्स छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, क्रशर प्लांट और ऑफिसेस की जांच कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो आयकर अधिकारियों को इस पूरे जांच में 30 घंटे की रेड में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट देखिए। केवल उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर बल्कि उनके बिजनेस एसोसिएट्स, उनके करीबी, उनके रिश्तेदार और मित्रों पर भी इनकम टैक्स विभाग का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और लगभग 30 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम अभी तक छापेमारी कर चुकी है। इनमें से लगभग 1 दर्जन ठिकानों पर आज भी इनकम टैक्स की टीम मौजूद है और वहां पर छापेमारी जारी है। रात भर इनकम टैक्स की टीम इन अहम ठिकानों पर ही मौजूद रही और तमाम उन दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खंगालती रही। दर्जनों मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सीज किए गए हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। अब कैग रिपोर्ट के शिकंजे में भी उमाशंकर सिंह और उनकी कंपनी आ चुकी है। क्या था इस कैग रिपोर्ट में, जरा वो जान लीजिए। कंपनी है सीएस कंस्ट्रक्शंस, जो कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शंस इसको कहा जाता है। 33,603 घन मीटर अवैध खनन किया गया ठेका लेने के बाद। साथ ही इससे राजस्व को लगभग 60 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट की बड़ी बात यह है कि रॉयल्टी वसूलने में सरकार ने कोताही की है। पुराने नियमों के तहत कम दरों पर रॉयल्टी वसूली गई, जिस पर आयकर विभाग ने बड़ी टैक्स चोरी का शक जताया और उसके बाद इस तरह की रेड को अंजाम दिया गया है। अब यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने इस पूरे रेड पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। अब ये इनकम टैक्स का विषय है और ये केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जो अपना काम कर रही हैं। मुझको लगता है कि ऐसे विषय पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है। चलिए यूपी से आपको निकालते हैं और खबर को बदलते हैं। सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम और हैदराबाद तक। रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है और डिस्काउंटर में खबर को बदलते हैं। सड़क पर दौड़ती मौत देख लीजिए, कब कहां कैसे आ जाए किसी को नहीं पता है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखिए। अब शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक लाल रंग की तेज रफ्तार फरारी कार नजर आती है और पलक झपकते ही कार अपना नियंत्रण खो बैठती है और अपने साइड से डिवाइडर को तोड़ते हुए ऊपर से उछलती हुई विपरीत दिशा से आ रही एक ग्रे रंग की हैचबैक कार में जोरदार टक्कर मार देती है। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि सामने से आ रही कार के आगे का पूरा हिस्सा चकनाचूर हो गया और गाड़ी झटके से 6 फीट दाहिनी ओर जाकर टिक गई। इस हादसे की चपेट में हैचबैक के ठीक पीछे आ रही एक दूसरी कार और दोपहिया वाहन भी आ गया, जिससे बाइक सवार हवा में उछल गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े और लोगों को कार से बाहर निकाला गया। अब हैदराबाद की इस तस्वीर के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं गुरुग्राम और गुरुग्राम से रफ्तार के कहर का एक और वीडियो जरा देखिए। एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने रेड लाइट पर आगे जा रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मारी है। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक 2 गाड़ियों के बीच में फंस गई है। कल शाम 2 बाइक सवार गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर ग्वालटाली रोड पर इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। सीएनजी पंप के पास पहुंचे, तभी रेड लाइट पर शख्स ने अपनी बाइक को आगे एक ग्रैंड विटारा गाड़ी के पीछे रोका, क्योंकि वो आगे वाली गाड़ी रुक गई थी। तभी पीछे से आ रही सफेद रंग की इनोवा के चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बाइक को पीछे से सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बाइक आगे और पीछे की गाड़ियों के बीच फंस गई, दब गई। हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। घायल शाकिर नाम के एक शख्स को राहगीरों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उसने दम तोड़ दिया। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा डराती हैं और बताती हैं कि सड़क पर किस तरह से लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं और इसकी चपेट में इस तरह के मासूम बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए गुरुग्राम में इनोवा चालक की लापरवाही का ये पूरा वीडियो। तो वो नहीं हो सकता, वो तो बच्चे। अब आपको हैदराबाद और गुरुग्राम की दोनों तस्वीरें हम बिग वॉल पर एक साथ दिखाने जा रहे हैं। जरा इस वॉल पर देखिए कैसे दोनों मामलों में कार चालकों ने लापरवाही बरती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सबसे पहले हैदराबाद में फरारी बेकाबू कार का यह वीडियो देखिए। इस सफेद रंग के घेरे में यहां सब कुछ सामान्य चल रहा है, तब तक उल्टी दिशा से, उस वाली दिशा, जरा फ्रेम थोड़ा जूम करिए, और उल्टी दिशा से आ रही फरारी अपना संतुलन खोती है और दूसरे तरफ के रास्ते में आकर इस तरह से दूसरी कार से भिड़ जाती है। ना सिर्फ इसका अपना नुकसान होता है, सामने वाली कार वाले का नुकसान होता है, उसकी जान पर बनाती है और उसके पीछे जो गाड़ियां चल रही होती हैं उनकी भी हालत खराब हो जाती है। ये तो पहला वीडियो है, लेकिन इससे भी भयानक और जानलेवा वीडियो गुरुग्राम का। जरा दूसरी तरफ चलिए, यहां देखिए क्या होता है। अचानक से सड़क पे सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है। आगे बाइक सवार चल रहा होता है। आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया, बाइक ने गाड़ी रोक दी, लेकिन पीछे वाले ने गाड़ी को रोकने की इनोवा कार ने जहमत ही नहीं उठाई। और लगातार इन तस्वीरों में देखिए कैसे बिना ब्रेक मारे सामने वाली गाड़ी को ठोकर मारता है और वो बाइक सवार बेचारा दो गाड़ियों के बीच फंस जाता है। इस पूरी घटना में दुखद बात यह है कि एक शख्स की इसमें मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स इस पूरे मामले में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। अब खबर को बदलते हैं, न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं मेरठ में दिन दहाड़े हुए एक ऐसे कत्ल की जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है। बुधवार को दोपहर लगभग 1:45 बजे का वक्त रहा होगा। सुनील नाम का एक शख्स अपनी बाइक से जा रहा था। अचानक दूसरी बाइक पर हमलावर प्रदीप आया और उसने अपने चेहरे को चादर से ढक रखा था। उसके पास तमंचा है। बाइक से आए हमलावर ने आते ही सुनील की पीठ में पहले गोली मारी। सुनील जैसे ही जमीन पर गिरता, हमलावर प्रदीप उसके पास आया और कनपट्टी से सटाकर 2 और गोलियां मारता है। इस वारदात में युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया गया। बेवफा पत्नी से कैमरे पर इंतकाम लिया गया है। हत्यारे ने पहली गोली मारने के बाद बाजार में चिल्ला चिल्ला कर कहा कि है कोई माई का लाल जो इसे बचा ले। बहुत बेखौफ तरीके से प्रदीप ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है और घटना में मारा गया शख्स प्रदीप की पत्नी का प्रेमी है, जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और प्रदीप को उसने छोड़ दिया था। वारदात के बाद अभियुक्त प्रदीप ने 4 मिनट का एक वीडियो भी शूट किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को वायरल किया और पूरी घटना बताई कि मैंने अपनी पत्नी के प्रेमी को क्यों मारा। इसमें उसने इंस्टाग्राम आईडी, मौत का खौफ, 302 का जिक्र किया है। प्रदीप ने हत्या की बात को कबूला है और पुलिस को खुली चुनौती दी है। जरा देखिए वो। मुझे अपने मौत की परवानी है। जिसके साथ हो गई अभी मार पाया, 3 गोली मार पाया, 12 की मार पाया, कुछ नहीं मार पाया, एक 315 की मार पाया, 3 गोली मार पाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी मार पाया 3 गोली और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो ये ऐसे भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा और मारूंगा, ठीक है। अब इस पूरे हत्याकांड में जिस शख्स को मारा गया है उसका नाम सुनील है और सुनील हत्याकांड की पड़ताल में क्या कुछ निकला, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं। सुनील का प्रदीप की पत्नी के साथ प्रेम संबंध था। 1.5 साल पहले प्रदीप की पत्नी ने घर छोड़ दिया, उसको भी छोड़ दिया। प्रदीप की पत्नी प्रेमी सुनील के साथ भाग गई थी। तभी से सुनील और प्रदीप की दुश्मनी चल रही थी और ये प्रदीप की पत्नी अपने प्रेमी के साथ रह रही थी।
सुनील कोर्ट मैरिज की तैयारी कर रहा था। प्रदीप धीमान ने बदला लेने की कसम खाई थी। मौका मिलते ही प्रदीप ने सुनील की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी है। अब प्रदीप की जो पत्नी है, प्रेमी की हत्या करने वाले प्रदीप धीमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ वीडियोस है जो बिग वॉल पर आपको दिखाना जरूरी है। गिरफ्तारी का वीडियो अब सामने आया है, बहुत ज्यादा हैरान करने वाला। हत्या के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो डालना और गिरफ्तारी के लिए पूरा ड्रामा करना, पुलिस वालों को नाक के चने चबाने पड़े। अब ये देखिए यहां क्या हो रहा है। पहला वीडियो, ये गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले वो वीडियो बनाता है और इसके बाद यहां देखिए खेतों में जब पुलिस उसको चारों तरफ से घेर लेती है तो किस तरह से ये करा। ये ऑडियो भी जरा मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी साकेत आपको सुनाए कि इस पूरे बातचीत में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन यहां देखिए कोई खौफ नहीं है, हाथों में तमंचा है, चारों तरफ से पुलिस ने इसको घेर रखा है। लेकिन ये बेखौफ होकर कह रहा है मैंने जो किया वो किया और मैं किसी से डरता नहीं, मेरे कोई करीब आएगा तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। लेकिन दूसरा वीडियो देखिए, यहां अपने तमंचे में ये गोली भर रहा है। जब गोली गिर जाता है तो उठाता है, चारों तरफ पुलिस वाले हैं, समझा रहे हैं सरेंडर कर दो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। घंटों की मशक्कत के बाद इस पूरे मामले में आरोपी प्रदीप पुलिस की गिरफ्त में आया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यही वजह है कि एक तरफ सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा है और उल्टा पुलिस वालों को धमकी देता नजर आया है। अब देखिए पुलिस कर्मियों ने प्रदीप धीमान से क्या कुछ कहा है, जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे थे, जरा वो भी सुनिए आप। मेरी 1.5 साल से किसी पुलिस वाले ने सुनी। पहले मेरी बात सुन ले, 1.5 साल पहले हम नहीं थे ना, हम थे कोई नहीं था। 2025 में नहीं थे, हम भी नहीं, कोई नहीं था। सुन, मैं सीओ मवाना हूँ। अरे बाहर से लोग हटा दो, कैमरे तो सब चला रखे हैं। अरे परेशान ना हो, अरे वो चल लोग सीओ साहब खड़े हैं, पब्लिक के लोग खड़े हैं। हटा पब्लिक हटा दो। अरे सुन यार प्रदीप, सारी हमने कहा था हमारी बात सुन ले। हाथ बिल्कुल चश्मे वाले जिनसे भी बात होगी ये रे ना वाले आ रहे हैं, साहब आ रहे, 2 मिनट रुक जाओ, साहब आ रहे, वही आएंगे साहब। कुछ नहीं होगा, तूने जो किया वो भाई अपने उससे किया, कानून तेरी मदद करेगा। और प्रदीप की गिरफ्तारी के बाद मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए बड़ी विषम परिस्थितियों में अभियुक्त ने पुलिस के ऊपर तमंचे तान रखे थे, लेकिन पुलिस ने अपना बचाव करते हुए सारी जो सिखलाई है उसका प्रयोग करते हुए उसकी गिरफ्तारी को अभी थोड़ी देर पहले सुनिश्चित किया गया है। और जिस प्रकार की उसकी मानसिक स्थिति थी तो उसका ये भी ध्यान रखा गया है कि किसी भी घर वाले इत्यादि को परेशान ना किया जाए। तो चलिए न्यूज काउंटर पे खबर को बदलते हैं और बात उस भिड़ंत की जहां चोर पुलिस का खेल नहीं बल्कि पुलिस का खेल चल रहा था। ब्रांडिंग को चेंज करते हैं। शिमला में दिल्ली पुलिस अरेस्ट हो गई है। पुलिस कभी पुलिस को अरेस्ट करती है क्या? लेकिन यह हैरानी की बात शिमला में हो गया है और दिल्ली पुलिस अब शिमला पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस को लगा कि हिमाचल की वादियों में जाना, किसी को गाड़ी में बिठाना और वापस दिल्ली आ जाना मक्खन जैसा आसान होगा, पर भाई साहब यहां तो मामला पहाड़ जैसा भारी पड़ गया। किस्सा शुरू हुआ चिरगांव के एक आलीशान रिजॉर्ट से। दिल्ली पुलिस के जवान सादे कपड़ों में पहुंचे जैसे किसी वेब सीरीज के अंडरकवर एजेंट हो। दिल्ली पुलिस ने रोहड़ू में 3 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एआई समेत विरोध प्रदर्शन से जुड़े आरोप में गिरफ्तार किया है। और जैसे ही दिल्ली पुलिस की टीम अभियुक्तों को दिल्ली ले जाने की कोशिश करने लगी, हिमाचल पुलिस ने धर्मपुर यानी सोलन से के पास उन्हें पहले रोका और बाद में पुलिस वालों को ही हिरासत में ले लिया। लगभग 15 से 20 दिल्ली पुलिस कर्मियों और अभियुक्तों को हिरासत में लेकर शिमला की अदालत में पेश किया गया है। हिमाचल पुलिस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई बिना किसी सूचना के की है। उसके बाद उसने लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया। जबकि दिल्ली पुलिस अपनी यात्रा शुरू कर रही थी तो कल लोग कनाडा घाट के पास उसे दूसरी बार रोका गया है। शिमला पुलिस ने सुझाव दिया है कि कुछ दिल्ली पुलिसकर्मी अभियुक्तों को लेकर हिमाचल पुलिस के साथ आगे बढ़े और बाकी अपनी टीम को छोड़ दें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस जैसे तैसे कल्लोक से आगे बढ़ी तो शोधी बैरियर के पास हिमाचल पुलिस ने फिर से उन्हें रोक दिया। इस बार विवाद और बढ़ गया और शिमला पुलिस ने डीवीआर और अन्य डिजिटल साक्ष्य के साथ एक वाहन को भी अपनी हिरासत में लिया।
इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं, आप ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रहा है क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करने जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे, आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी। सर ये हमारी गाड़ी, हम नहीं रोका हुआ सर, ये हिमाचल पुलिस सर, आप रुकिए, आपकी विषय हम कर रहे हैं सर, आप इस पर क्यों नहीं होंगे यार? लोकल पुलिस कर रहे हैं। आप उसके बाद आप 8:11 पे शाम को रात में एफआईआर कर रहे हो सर। अब इस पूरे हाई वोल्टेज डैमेज के बीच दिल्ली पुलिस की टीम सबसे पहले अभियुक्तों को लेकर पहुंची है अस्पताल। अभियुक्तों को दिल्ली ले जाना चाहती थी, पहले फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए, कहीं रास्ते में ये ना कह दे कि पहाड़ी हवा से तबीयत खराब हो गई है। भारी सुरक्षा के बीच तीनों का मेडिकल करवाया गया है और अस्पताल के बाहर पुलिस ऐसी तैनात थी जैसे किसी इंटरनेशनल डॉन को पकड़ कर लाए हो। मेडिकल तो हो गया, लेकिन असली पेच तो ट्रांजिट रिमांड का है। अब रात हो गई है, कोर्ट बंद है, तो दिल्ली पुलिस कहां जाए? दिल्ली पुलिस की टीम सीधे पहुंची सीजीएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास पर, जहां पुलिस को अभियुक्तों की ट्रांजिट रिमांड मिल गई। तो आखिरकार घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे, पुलिसिया जंग और अदालती दांव-पेच के बाद दिल्ली पुलिस का मिशन कामयाब रहा। शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में मेडिकल और भारी गहमा-गहमी के बीच ट्रांजिट रिमांड की कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तीनों अभियुक्तों को अपने कस्टडी में लेकर हिमाचल की सरहदों से दिल्ली की ओर रवाना हो गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या है यह पूरा विवाद, क्यों पहुंची थी दिल्ली पुलिस शिमला, और आखिरकार पुलिस ने ही पुलिस को क्यों अरेस्ट कर लिया। अब देखिए, एआई समिट में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। दिल्ली पुलिस ने इसे सुरक्षा का उल्लंघन मानते हुए इसमें एफआईआर दर्ज की थी। हिमाचल के शिमला से 3 अभियुक्तों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। गिरफ्तारी को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने आपत्ति जताई कि बिना किसी सूचना के आप हमारे राज्य में ऐसे आकर गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, यह प्रोटोकॉल का पालन नहीं है। हिमाचल प्रदेश पुलिस के मुताबिक बिना सूचना के कार्रवाई की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कहा कि अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। अब देखिए, कुछ सवाल हैं जो उस कार्रवाई पर एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर करती है, लेकिन क्या है वो सवाल, जरा बिग बॉल पर आपको लेकर चलते हैं। और आखिरकार सवाल ये कि पुलिस ही पुलिस को गिरफ्तार क्यों कर रही है। क्या एक राज्य की पुलिस, देखिए वो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गिरफ्तारी को लेकर ड्रामा चल रहा था। अब सवाल क्या है, क्या एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में गिरफ्तारी कर सकती है? जवाब हां, कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि अभियुक्तों के खिलाफ वैध एफआईआर दर्ज हो, गिरफ्तारी के लिए कानूनी आधार हो, वारंट या बिना वारंट गिरफ्तारी की शर्तें पूरी की जाए। सवाल क्या है, क्या एक्शन से पहले स्थानीय पुलिस को बताना जरूरी है? तो जवाब है कि सीआरपीसी में यह अनिवार्य है कि पूर्व अनुमति का स्पष्ट शब्द नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पुलिस प्रोटोकॉल कहता है कि स्थानीय थाने को सूचना देनी ही देनी चाहिए। अब सवाल क्या है तीसरा, क्या सूचना दिए बगैर दूसरे राज्य में कानूनी एक्शन अवैध होता है? जवाब, सूचना ना देना अवैध नहीं, लेकिन प्रक्रियात्मक विवाद का कारण यह बन सकता है, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है। चलिए खबर को बदलते हैं और न्यूज काउंटर में बात अभियुक्तेश्वरानंद से जुड़े एक गंभीर मामले की, एक बहुत बड़े अपडेट की, जिसको लेकर पिछले 4 दिन से गहमा गहमी जैसा माहौल है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मेडिकल रिपोर्ट में जिन बटकों ने शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, उनमें मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि हो गई है। यह रिपोर्ट केस की दिशा को बदल सकता है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में नाबालिग बच्चों से यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि पीड़ित के साथ जबरन यौन कृत्य किया गया है।
इस पर्दाफाश के बाद अब एजेंसियों का शिकंजा और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। यह रिपोर्ट अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत बनकर उभरा है। अब एक तरफ जहां मेडिकल रिपोर्ट ने मुश्किल को बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी यानी एंटीसिपेटरी बेल पर कल विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि क्या मेडिकल रिपोर्ट में इन सनसनीखेज खुलासों के बाद अदालत उन्हें जमानत दे देगी, अग्रिम जमानत दे देगी? पुलिस इस मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाकर जमानत का कोर्ट में कड़ा विरोध कर सकती है। प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में झूसी पुलिस स्टेशन एसएचओ को स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जहां बचाव पक्ष इसे साजिश बता रहा है, वहीं अभियोजन पक्ष के हाथ में अब मेडिकल कंफर्मेशन रिपोर्ट है। कल की सुनवाई पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। अब देखिए, अभिमुक्तेश्वरानंद मामले में प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक आरोपों की झड़ी लग गई है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों की यौन उत्पीड़न, वित्तीय गबन और मठों में अनैतिक कार्यों के गंभीर आरोप लगाए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि इस पूरे मामले में कई वीआईपी और राजनीतिक चेहरे शामिल हैं। दूसरी तरफ लेखिका भूमिका द्विवेदी ने आश्रम के माहौल को रहस्यमयी बताया है और कई गंभीर दावे किए हैं। उनका कहना है कि आश्रम में एक वर्जित क्षेत्र है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके वहां रहने के दौरान अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर मौजूद नहीं थे, ना ही उनके शंकराचार्य से कोई सीधे ताल्लुकात थे। लेकिन ये संबंध बहुत ज्यादा माफ करें, ये आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है। अब देखिए, इस पूरे मामले में शंकराचार्य पर आरोपों की झड़ी लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने 3 नए किरदारों के नाम लेकर, जिनसे अब तक हम और आप अनजान थे। देखिए, हम और आप इन किरदारों से अनजान थे। पहली किरदार पूर्णिमा, दावा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद के शिविर से जुड़ी एक महिला और सहयोगी है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है? आरोप है कि माघ मेले में हुए कथित गलत कामों में इन्होंने सहयोग दिया है। दूसरा किरदार है अरविंद, दावा है कि ये अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु भाई हैं और शिष्य हैं। आरोप लगाया गया है कि कथित गतिविधियों में सहयोगी की ये भूमिका निभा रहे हैं। तीसरे किरदार है प्रकाश उपाध्याय। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है कि ये शंकराचार्य के मठ के सीईओ हैं। आरोप है कि यही बच्चों को आश्रम लाते हैं। अब इन आरोपों में नया क्या है वो भी जरा जान लीजिए। आश्रमों में करोड़ों के गबन का आरोप लगाया गया है। आश्रम के गलत कामों में कई वीआईपी शामिल हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या कुछ कहा गया है, जरा इस रील के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। वीआईपी आते हैं इनके पास, इनके भक्त, उनके रात में जो जिस तरह के शौक होते हैं उनको परोसा जाता है। आपने बताया राजनेता भी है, किस पार्टी के लोग? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मेन लोग हैं। अब इनको फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। हमें अभिमुक्तेश्वरानंद से जान का खतरा है, इसके चेलों से खतरा है। अब न्यूज काउंटर में बात पश्चिम बंगाल में मचे बवाल की, लेकिन उससे पहले कुछ इस पूरे मामले से जुड़े तथ्य आपको बताना चाहते हैं। देखिए क्या है, सिलीगुड़ी में आदिवासियों ने हुंकार भरी है। आदिवासी महिला की पिटाई के विरोध को लेकर कई लोग सड़कों पर उतरे और हालात को संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन और स्मोक गन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। आदिवासियों ने उत्तर बंगाल सचिवालय के विरोध मार्च निकाला और इसको रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए। जरा वो तस्वीरें भी दिखाइए और ब्रांडिंग चेंज करिए। मामला एक आदिवासी महिला से जुड़ा हुआ है। फांसी देवा में एक गर्भवती आदिवासी महिला पर बेरहमी से हमला किया गया था और इस दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने इस दौरान मार्च को रोका। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प देखने को मिली है। अब आपको पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बवाल की 2 तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यह तस्वीर जरा देखिए। कैसे भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस को पीछे हटना पड़ा है और इन 2 तस्वीरों के जरिए देखिए। पहले तस्वीर में
आदिवासी उत्तर बंगाल सचिवालय की तरफ मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें और स्मोक गन का इस्तेमाल किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज किया गया है। अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और बात एक रंगीन मिजाज नेता की जो हमेशा विवादों में रहते हैं। जी हां, उत्तराखंड की राजनीति में अगर विवादों का अवार्ड किसी एक नेता का मिलना चाहिए, वो नाम है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन। जेल की हवा खाली, जनता ने चुनाव में रिटायर कर दिया, लेकिन साहब के रॉयल शौक हैं जो कब होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गौर से देखिए इन तस्वीरों को, जहां आम आदमी महीनों का बजट बनाने में पसीने बहा देता है, वहां हमारे चैंपियन साहब बंद कमरे में महफिल सजाकर बैठे हैं। मैडम नाच रही हैं और पूर्व विधायक जी ऐसे नोट लुटा रहे हैं जैसे खानपुर की सारी सड़कें रातों रात चांदी की हो गई हैं। हद तो तब हो गई जब उनके समर्थक भी पीछे नहीं रहे। पीछे खड़े भाई साहब ऐसे नजर उतार कर डांस को पैसे थमा रहे हैं मानो साक्षात कुबेर का खजाना यहीं से खुल गया हो। अरे भाई, साख तो जनता ने पहले से ही उतार दी थी, अब क्या चंद नोटों से नजर बचाओगे? तो घड़ी आपसे विदा लेने की तरफ इशारा कर रही है, इसीलिए कहना होगा कि न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।